तो लास्ट क्लास हम लोग केटीजी में क्या देखे कि जैसे कोई भी गैस है उसकी कुछ वेरिएबल होती है। वेरिएबल मतलब एक तो स्टेट के लिए होता है पीवीटी, आप जानते हैं इसको ना थर्मोडायनेमिक्स ना कोऑर्डिनेट भी बोलते हैं। जैसे मैथ में कोई चीज का कोऑर्डिनेट होता है ना एक्स कोमा वाई जेड, कोई भी पोजीशन को डिफाइन करने के लिए हमें तीन चाहिए एक्स वाई जेड की वैल्यू। इसी तरीके से किसी गैस का स्टेट को डिफाइन करने के लिए ये चाहिए हमें प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर। इसको बोलते हैं स्टेट। पर स्टेट किसका? पूरे गैस का, पूरे सैंपल का। लेकिन जब सिंगल मॉलिक्यूल्स की बात होगी, जब सिंगल मॉलिक्यूल्स की बात होगी तो वहां पर हम बात करते हैं उसकी एनर्जी, उसकी टेम्परेचर, उसकी मोमेंटम, ये सारी बातें हम लोग करते हैं। और दोनों के बीच का जो रिलेशन होता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और इसके बीच का रिलेशन, इसी को बोलते हैं केटीजी। और केटीजी शुरुआत होता है आपका आइडियल गैस इक्वेशन से, पीवी इक्वल टू एनआरटी। फिर हम लोग क्या देखे कि उसको अलग अलग फॉर्म में लिख सकते हैं ना। लास्ट क्लास हम लोग 3-4 फॉर्म में लिखे थे आइडियल गैस इक्वेशन को। मेनली जो ये एन है, ये जो एन है पीवी इक्वल टू एनआरटी में, ये एन जो है इसको हम लोग चेंज करते हैं। नंबर ऑफ मोल्स अलग अलग तरीके से निकाल सकते हैं, गिवन मास बाय मोलर मास, है ना, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बाय एवोगाड्रो नंबर, इस तरीके से हम अलग अलग तरीके से निकाल सकते हैं। इसका सबसे फेमस जो यूज बना था एनकेटी बना था, याद आ रहा है? एक हम सबसे फेमस, ये बार बार यूज होगा, जिसे हमें याद रखना है। बाकी केमिस्ट्री में आप बहुत सारा याद किए। फिर हम लोग केटीजी का जो 5-6 लॉ है उसको पढ़े थे, है ना, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, जो भी था इसका, डाल्टन का, एवोगाड्रो का, सभी लॉ पढ़े थे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं हम लोग, एकदम बेसिक बेसिक। देखिए लिखिए लिखिए, find the number of molecules, find the number of molecules, find the number of molecules present in a gas, present in a gas kept in container of capacity, kept in container of capacity 7 liter, capacity 7 liter at 0 degree Celsius and 13.8 into 10 raised to power 5 Pascal। बस इतना सिंपल सा क्वेश्चन है ना। क्या बोल रहा है? कोई कंटेनर है ना, जिसके अंदर एक गैस को रखा हुआ है। अब से बोल रहा है बता उस गैस में कितना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है। ठीक है, और क्या प्रॉपर्टी दे रखा है? और प्रॉपर्टी दे रखा है कि उसमें इतना लीटर, इतना टेम्परेचर, और ये क्या है? पास्कल मतलब प्रेशर। समझ पा? तो आपके पास तीन चीजें हैं। अच्छा 7 लीटर मतलब ये क्या दिया हुआ है? लो वॉल्यूम। समझ पा रहे हैं? तो यू हैव वॉल्यूम, टेम्परेचर और प्रेशर। तो देखो पीवीटी है, और पीवीटी मतलब उसका आप सब कुछ निकाल सकते हैं, उसकी जन्म कुंडली निकाल सकते हैं, गैस का कुछ भी चाहिए तो, है ना। ये तीन चीजें होती है, थर्मोडायनेमिक्स कोऑर्डिनेट बोलते हैं इसको, या स्टेट बोलते हैं, है ना। चलिए अब आपको निकालना है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। कैसे निकालेंगे? तो आइडियल गैस इक्वेशन यूज करना है, और वो फॉर्मेट यूज करेंगे जिस फॉर्मेट में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है। अच्छा इसे बोलता है नंबर ऑफ मोल निकालो, तो वो भी निकाल सकते थे। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? तभी कौन सा यूज करोगे? पीवी इक्वल टू एन के टी, बस डायरेक्ट एन निकाल देना है। आइए आप क्या यूज कर रहे हैं? आप यूज कर रहे हैं पीवी इक्वल टू एन के टी। अब हमें पता है कि एन जो है ये होगा पीवी बाय के टी। ठीक, प्रेशर का वैल्यू मालूम है 13.8 इंटू 10 रेज़ टू पावर 5। हाँ जी, जब वॉल्यूम बताओ 7 लिखे या कुछ इसको चेंज भी करना है? कैसे चेंज करोगे बोलो? 10 रेज़ टू पावर -3, है ना। ओके, के का कल वैल्यू लिखाए थे 1.38, देखिए इसीलिए इसने दिया 13.8 कैंसिल होने के लिए, है ना। 1.38 इंटू 10 रेज़ टू पावर -23, और टेम्परेचर
टेम्परेचर क्या जीरो रख दे? देखो इतना होने के बाद भी आपसे क्यों सॉल्व करवा रहे हैं, इसके पीछे रीजन है। यूनिट में गड़बड़ी करेंगे सारा सत्यानाश हो जाएगा। क्या टेम्परेचर जीरो रख दे? समथिंग बाय जीरो इनफाइनाइट हो जाएगा फिर। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? कहां पे गलती हो रहा है? केल्विन में, ऐसा यूनिट केल्विन, समझ पा रहे हैं? ये बिकम 273। तो यहाँ पे दो मिस्टेक होने का चांस था। एक, इसको आप जीरो रख देंगे तो ब्लंडर हो जाएगा। वॉल्यूम डायरेक्ट 7 लीटर रख दिए तब भी ब्लंडर हो सकता है, समझ पा रहे हैं? 10⁻²4 इतना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। देख लीजिए आपका भी इतना ही आ जाएगा, इसके आसपास आ जाना चाहिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। देखिए, अ कंटेनर, लिखिए a container having 6 gram O2, a container having 6 gram O2 at pressure P, and temperature 400 Kelvin, प्रेशर P, टेम्परेचर 400 केल्विन, ठीक है। देखिए, नाउ a hole is made on container due to which some mass is escaped, and pressure become P by 2, and temperature 300 Kelvin, Find the mass which escaped. ठीक, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है बताइए? बोला है कोई कंटेनर है जिसके अंदर 6 ग्राम ऑक्सीजन रखा हुआ है, जिसकी प्रेशर P था और टेम्परेचर इतना था। अब किसी ने उसमें एक होल कर दिया, गैस है तो होल से गैस लीक हो गया, कुछ लीक हुआ, जितना भी लीक होना हो, प्रेशर आधा हो गया। अब प्रेशर कम होगा तो टेम्परेचर भी कम हो गया। तो बोला कितना गैस उससे निकला है, समझ पा रहे? करिए सब। जैसे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में सारा काम होता था F=ma, इसी तरीके से इसमें एक ही इक्वेशन ही आइडियल गैस इक्वेशन, सारी कहानी उसी के आसपास घूमता है। तो यही दो कंडीशन है। पहले कंडीशन में 6 ग्राम आपका मास है, P प्रेशर है और 400 केल्विन, ठीक है। अगली केस में कुछ एस्केप हो गया तो बचा कुछ, हम मान लिए m ग्राम बचा हुआ है या जो भी है, और P/2 और 300 केल्विन। क्या मेरी बात समझ पा रहे है ना? ठीक है। एक बात बताओ, दोनों में कॉमन क्या है, सेम क्या है? वॉल्यूम। बताओ, यहां 6 ग्राम गैस का जो वॉल्यूम होगा, जो बचा हुआ गैस है उसका भी वॉल्यूम वही होगा ना, क्योंकि वॉल्यूम हमेशा किसका होता है? कंटेनर का। गैस का वॉल्यूम शुड बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, ये था कल एजम्पशन देखे थे। तो बस आप ये m निकाल दीजिए, ये m मिल जाएगा तो पता चल जाएगा कितना एस्केप हुआ है। मानो ये m है 2 ग्राम तो पता चला 4 ग्राम एस्केप हुआ है।
ये है 1 ग्राम, तो 5 ग्राम एस्केप हुआ। अच्छा, इक्वेशन क्या यूज करोगे? आइडियल गैस इक्वेशन, पीवी इक्वल टू एनआरटी। अब देखो एन नहीं चाहिए, नंबर ऑफ मोल नहीं, आपको मास चाहिए। तो अब इस एन को कन्वर्ट करो मास में। कैसे मास में कन्वर्ट करते हैं? हम बोल सकते हैं पीवी इक्वल टू गिवन मास बाय मोलर मास, है ना, आरती। अब बहुत ध्यान देखिए, दोनों कंडीशन में वॉल्यूम तो सेम है, गैस सेम तो मोलर मास भी सेम, है ना, आर तो ऐसे ही सेम होता है। तो हम बोल सकते हैं प्रेशर जो यहां है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास और टेम्परेचर के। लो, क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं P1 बाय P2 इक्वल टू M1 T1 बाय M2 T2? हेलो, क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? अब देखो P1 मालूम है, T1 मालूम है, M1 मालूम है, P2 मालूम है, T2 मालूम है, M2 निकाल लो। क्लियर है ना? निकालिए। और M2 जो निकलेगा वो आंसर नहीं होगा, वो तो है रिमेनिंग मास। आपसे पूछा कितना एस्केप किया, एग्जाम में वो भी ऑप्शन में रहेगा, आया हुआ क्वेश्चन है। फिर हम लोग 6 ग्राम में उस M को माइनस कर देंगे। क्लियर है ना मेरी बात? चलिए जल्दी से निकालिए जरा। 4 ग्राम, ठीक है। तो M2 आया 4 ग्राम, तो एस्केप कितना हुआ है? 2 ग्राम, है ना। तो यहां से सॉल्व करोगे, देखो यहीं पे मैं सॉल्व भी कर ही दे रहा हूं। P1 मान लो P और P2 दिया हुआ है P बाई 2, M1 6 ग्राम और टेम्परेचर 400, M2 आपको निकालना है और T2 है 300। देखो P से P कैंसिल हो गया, 2 ऊपर चला जाएगा, ठीक है। ये 2 0 कैंसिल, ये 3 2 हो जाएगा, इधर बचेगा 2 इंटू 4 बाय M2, ये 2 से 2 कैंसिल, तो M2 की वैल्यू हो गया 4 ग्राम। तो M2 तो 4 ग्राम है, पर हमारा आंसर 4 ग्राम नहीं है, 4 ग्राम तो रिमेनिंग मास। तो एस्केप कितना किया है? तो एस्केप जो किया है वो लिखेंगे 6 माइनस 4 यानी कि 2 ग्राम। तो 2 ग्राम एस्केप कर गए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करें। लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लिखिए a gas is heating in closed container by 1 degree Celsius. A gas is heating in closed container by 1 degree Celsius due to its pressure increases. Due to its pressure increases by 0.4 degree Celsius, 0.4%. 0.4%. फिर से रिपीट कर रहे हैं, गैस इज हीटिंग इन क्लोज कंटेनर बाय 1 degree Celsius ड्यू टू इट्स प्रेशर increases 0.4%, then find original temperature. क्वेश्चन को समझ में आया? क्वेश्चन में समझा दे रहा हूं, सॉल्व आपको करना है। बोला है कोई क्लोज कंटेनर है, अच्छी बात है, क्लोज कंटेनर कर लो। इसके अंदर बहुत सारा गैस रहा होगा, इस गैस को हीट कर रहा है, इस गैस को कोई हीट कर रहा है, मान लो, ठीक है, हीट कर रहे हैं। हीटिंग बाय 1 डिग्री सेल्सियस, इसका क्या मतलब? इसकी टेम्परेचर इंक्रीज किया 1 डिग्री से। मेरी बात समझ पा रहे हैं? इसका मतलब है इसका जो राइज इन टेम्परेचर है, राइज इन टेम्परेचर ये है 1 डिग्री सेल्सियस, एंड ड्यू टू इसका प्रेशर चेंज हो गया 4% से। मतलब चेंज इन प्रेशर जो इसका है
चेंज इन प्रेशर, यह है 0.4%। तो बोला ओरिजिनल टेम्परेचर मतलब हीटिंग करने से पहले इसका ओरिजिनल टेम्परेचर कितना था ये बताइए। समझ पा रहे हैं? सोचिए कैसे करेंगे, सोचिए कैसे करेंगे। इसमें कांस्टेंट क्या है थ्रू आउट प्रोसेस? वॉल्यूम है ना। तो एट कांस्टेंट वॉल्यूम, अगर वॉल्यूम कांस्टेंट हो तो क्या होता है? प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर। कुछ याद आ रहा है? अब हमें देखो क्या है, हमें ना चेंज इन प्रेशर दिया है और ओरिजिनल टेम्परेचर पूछा है। याद करो, फिर से मैं ये ट्रिक सिखा रहा हूं, एक बार अभी तुरंत किए थे 1 दिन या 2 दिन पहले। एरर वाला कुछ याद करो। एरर में ऐसा फॉर्मूला होता था, मुझे एरर निकालना होता था। कैसे करते थे? परसेंटेज ऑफ एरर निकालते थे ना। जैसे इसको हम लोग लिख सकते हैं ना, dp बाय p इंटू 100 शुड बी इक्वल टू, इधर क्या हो जाएगा? डेल्टा t बाय t इंटू 100। कुछ समझ पा रहे हैं? लो, ये फॉर्मूला कैसे आया, कुछ समझ पाए? कुछ याद आ रहा है? परसेंटेज एरर करते थे, बस वही काम करना है। अब बहुत है, देखो मैंने ऐसा क्यों किया, इसलिए ऐसा किया क्योंकि ये जो 0.4% है किसका वैल्यू है? dp बाय p इंटू 100 का, यही तो है परसेंटेज चेंज। एरर बोल दो, परसेंटेज चेंज बोल दो, बात देखिए। इस पूरे का वैल्यू है 0.4 इक्वल टू चेंज इन टेम्परेचर 1 डिग्री बाय ओरिजिनल टेम्परेचर इंटू 100। अब तो मजाक हो गया क्वेश्चन, बस आपको यही सोचना था। ये 1 दिन और किए हैं, 1 दिन या 2 दिन पहले। अब तो कुछ बात ही नहीं बचा क्वेश्चन। टी को इधर भेज दीजिए, इधर हो गया 100 बाय 0.4। इस पॉइंट को हटा दीजिए, यहां एक और 10 दे दीजिए। देखिए 25 टाइम्स में 100 होता है, तो टी का वैल्यू हो गया 250। ऑप्शन में दोनों रहेगा, 250 सेल्सियस 250 केल्विन। क्या आंसर होगा? आधा बच्चा कंफ्यूजन हो रहा है। अरे बोलो ना, टेम्परेचर किसमें होगा? सब कुछ किसमें काम कर रहे हो? नहीं 1 डिग्री सेल्सियस से तो राइज इन टेम्परेचर है, टेम्परेचर डिफरेंस है। लो, याद आ रहा है? स्केल, उसीलिए चैप्टर हुआ था स्केल से। डेल्टा टी के समय जब भी चेंज इन टेम्परेचर हो तो डिग्री या केल्विन दोनों का आंसर क्या रहता है? सेम। पर टोटल सेम तो नहीं रह जाएगा। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो डिग्री सेल्सियस गलत हो जाएगा। 250 डिग्री सेल्सियस बहुत ज्यादा टेम्परेचर होता है, आप खुद इमेजिन करो। 100 डिग्री में पानी बॉयल होने लगता है, 250 डिग्री समझ पा रहे हैं? बहुत ज्यादा है। ये केल्विन है। कंफ्यूजन फिर से किसी को हो नहीं रहा है ना कि ये डिग्री सेल्सियस जब वैल्यू रखे तो केल्विन में आंसर कैसे आ गया? क्योंकि ये राइज इन टेम्परेचर है, टेम्परेचर नहीं है। तो चेंज इन टेम्परेचर केल्विन में बोलो या डिग्री सेल्सियस में बोलो, आंसर क्या रहता है? हमेशा सेम। क्लियर है ना मेरी बातें? देख रहे क्वेश्चन कितना ही आसान आसान। देखिए एक पीवी ग्राफ दिया है प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का, बोला फाइंड द रिलेशन बिटवीन T1 एंड T2। T1 T2 में कौन बड़ा है कौन छोटा है? सीधा सही ऑप्शन है। ठीक है, T1 T2 में कंपेयर करने बोल रहा है, कौन ज्यादा है कौन बड़ा है। मतलब T1 T2 बराबर होगा, T1 बड़ा होगा T2 से, T2 बड़ा होगा T1 से,
कैन नॉट फाइंड, कैन नॉट से, ऐसा कुछ ऑप्शन है। T1 T2 के बीच का रिलेशन निकालना है हमें, समझ पा रहे हैं? ठीक है, एकदम ओरल क्वेश्चन है ये, 2019 का है आपका एग्जाम का। ये कैसे सॉल्व करेंगे सोचिए। देखिए इस टाइप का जब भी क्वेश्चन होगा, आप ना कोई कांस्टेंट निकाल के आइए, कहीं ना कहीं एक ना कुछ कांस्टेंट निकाल के लाओगे। अब दो काम कर सकते हो, या तो कांस्टेंट प्रेशर या कांस्टेंट वॉल्यूम, दो काम कर सकते, दो एक्सिस है। जैसे कांस्टेंट वॉल्यूम बनाना थी, एक लाइन खींच दीजिए, बताओ ये लाइन कांस्टेंट वॉल्यूम हो गया। ये पॉइंट और ये पॉइंट दोनों का वॉल्यूम क्या है? सेम। अगर मुझे कांस्टेंट प्रेशर पे सॉल्व करना होता था, ऐसा लाइन खींचते, ये लाइन और ये पॉइंट क्या होता है? कांस्टेंट प्रेशर। तो आप जिसमें कंफर्टेबल है उसमें कर सकते हैं। ठीक है, आ जाइए। तो मुझे मालूम है कांस्टेंट वॉल्यूम पर एट वॉल्यूम जब कांस्टेंट होगा तो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? अब देख लो, मैं ना T2 वाले लाइन पे, T2 वाले लाइन के प्रेशर को P2 बोल दे रहा हूं, और T1 वाले लाइन के प्रेशर को P1 बोल दे रहे हैं। तो अब आपको समझ में आ गया कि प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर का है, तो P1 ज्यादा है तो T1 भी क्या रहेगा? ज्यादा। समझ पा रहे ना? तो सिंस P1 is greater than P2, therefore T1 is greater than T2। तो लास्ट क्लास जितना हम लोग थ्योरी पढ़े, उस पे जितना बेस्ट क्वेश्चन हो सकता था एक बेसिक आइडिया के लिए मैंने आपसे करा दिया। आइए अब फिर से आगे थ्योरी पढ़ेंगे। देखिए आइडियल गैस इक्वेशन और रूट मीन स्क्वायर रूट जो भी है, ये सारी चीजें होने के बाद हमें वेलोसिटी के बारे में पढ़ना और प्रेशर के बारे में पढ़ना अलग से। तो एक हेडिंग बनाइए, डिफरेंट स्पीड एंड वेलोसिटी, different speed and velocity of ideal gas molecules, टोटल 5-6 टाइप का स्पीड और वेलोसिटी होता है। ठीक है, मेन फेमस दो ही है, आरएमएस और मोस्ट प्रोबेबल। ठीक है, अच्छा ये टॉपिक गारंटी आप केमिस्ट्री में पढ़े होंगे जब भी। ठीक है, तो एक एक करके लिखते जाते हैं। पहला लिखिए इंस्टेंटेनियस स्पीड, पहला लिखिए इंस्टेंटेनियस स्पीड। एक जो गैस का मॉलिक्यूल्स है, जैसे मान लीजिए गैस होता क्या है? गैस होता है, गैस का पहला एजम्पशन केटीजी का क्या था? गैस इज ए नंबर ऑफ वेरी टीनी छोटा छोटा पार्टिकल का एन नंबर ऑफ टीनी पार्टिकल। समझ पा रहे हैं? ये कॉम्बिनेशन है छोटे छोटे पार्टिकल का, जिसको मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। अब ये सारा मॉलिक्यूल्स याद आ रहा है, अलग अलग डायरेक्शन में, मतलब रैंडम डायरेक्शन चलता है, ब्रोनियन मोशन में, याद आ रहा है। और इसकी वेलोसिटी, हर एक की वेलोसिटी अपनी अपनी होगी, कौन सी डायरेक्शन होगी वो भी नहीं पता, और कितनी होगी वो भी नहीं पता। समझ पा रहे? तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो है किसी एक मॉलिक्यूल्स का किसी एक इंस्टेंट पे होता है, हर इंस्टेंट पे अलग अलग होगा। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का वैल्यू 0 से लेकर इंफिनिटी तक कुछ भी हो सकता है। क्या मेरी बात समझ पा रहे? इसलिए इसका कोई कैलकुलेशन नहीं होता है। लिखिए, इट इज ए स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल्स एट ए पार्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। इट इज ए स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल्स at particular instant of time, at particular instant of time, its value can be lie between 0 to infinity, 0 to infinity। ठीक, 0 to infinity। ओके, नेक्स्ट लिखिए एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी। नेक्स्ट लिखिए एवरेज वेलोसिटी। ठीक, एवरेज वेलोसिटी क्या होगा बहुत ध्यान समझिए। देखिए इंस्टेंटेनियस जो निकाले ना, ये निकाले
पार्टिकुलर किसी एक मॉलिक्यूल्स के लिए। अब एवरेज निकालते हैं पूरे गैस के लिए, ठीक है। तो एवरेज वेलोसिटी जो होता है वी एवरेज, हर मॉलिक्यूल्स का हर इंस्टेंट पे अलग अलग वेलोसिटी होगा, तो हम सभी का अलग अलग वेलोसिटी जोड़ देंगे, एक एवरेज सिंपल इसी तरीके से निकलता है। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? और डिवाइड कर देंगे किससे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स से। पर ये वेलोसिटी है तो वेलोसिटी वेक्टर सिंबल होता है, वेक्टर होता है। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? अब बहुत ध्यान समझो मेरी बातें, इसका कभी भी कैलकुलेशन नहीं करना होता है। क्यों नहीं करना होता है? क्योंकि इसका आंसर हमेशा 0 आता है। अब आप बताओ ये हमेशा 0 क्यों होगा? हमेशा 0 क्यों होगा? क्योंकि हर मॉलिक्यूल्स रैंडम है, एक मॉलिक्यूल्स इधर जा रहा होगा तो एक इधर जा रहा होगा। मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो सब एक दूसरे क्या कर देगा, कैंसल आउट। क्लियर है ना? तो बस ये तो ठीक है, इसका डिफिनेशन के लिए बना हुआ है कि एवरेज है, पर इसका वैल्यू हमेशा 0 होगा। तो लिख लीजिए। अच्छा, तीसरा में एक चीज और निकाल लीजिए, एवरेज मोमेंटम, पी एवरेज। ठीक, तो पी एवरेज जब निकालेंगे तो ये होगा मास इंटू वेलोसिटी, वी एवरेज ले लेंगे। और वी एवरेज चूंकि 0 होता है, इसीलिए एवरेज मोमेंटम ऑफ गैस जो है ये भी क्या हो जाएगा जी, 0। यहां तक एग्जाम में कभी नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि सबका आंसर 0 0 है, तो आपसे पूछेगा ही नहीं। इसका आंसर पहले का निकल नहीं सकता है, 0 से इनफिनाइट तक कुछ भी हो सकता है हर इंस्टेंट पे। ये तीनों बस थ्योरेटिकल नॉलेज था, शुरुआत इसके बाद होगा। तो नेक्स्ट लिखिए एवरेज स्पीड, अभी तक वेलोसिटी था, ये है स्पीड। तो नेक्स्ट लिखिए एवरेज स्पीड, नेक्स्ट लिखिए एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड, ठीक, भी एवरेज। अब एवरेज निकालने का तो वही तरीका होता है, सबकी वेलोसिटी जोड़ दो और डिवाइड कर दीजिए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से। अब बताओ क्या वी एवरेज भी 0 हो जाएगा? लो, क्या वी एवरेज भी 0 हो जाएगा? आंसर नहीं, क्योंकि स्पीड क्या है, स्केलर है। अब डायरेक्शन से कोई मतलब ही नहीं। अब सीधा देख लेंगे सबकी मॉलिक्यूल्स किसी भी डायरेक्शन में, हमें दिक्कत नहीं, सिर्फ उसकी वैल्यू लेना। अब इसकी कैलकुलेशन बहुत टफ हो जाता है, क्योंकि एक मॉलिक्यूल्स है नहीं, एक छोटा सा गैस में भी बहुत ज्यादा मॉलिक्यूल्स है, तो इस सीधे तरीके से एवरेज नहीं निकाल पाते हैं, इसमें स्टैटिक्स यूज करते हैं। तो मैक्स 3-4 तरीके का स्टैटिक्स है, अपनी सिलेबस में जो है वो है मैक्स बोल्ट्जमैन का, हम लोग यूज करते हैं, यूजिंग मैक्सवेल बोल्ट्जमैन। कल जो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट था वही है ये, इन्होंने इसका स्टैटिक से वैल्यू निकाल कर दिया, वी एवरेज इक्वल टू अंडर रूट 8/पाई RT/m, जहां पर m कैपिटल, बताओ जी कैपिटल M क्या होता है, मोलर मास या मोलर वेट। तीनों सिंबल याद है ना, कैपिटल M मोलर, स्मॉल m टोटल मास और m डैश सिंगल मॉलिक्यूल्स का मास, है ना, कंफ्यूज नहीं करेंगे। अब देखिए इसका अलग अलग फॉर्मेट है, हर फॉर्मेट एग्जाम में आया है। तो एक स्टार पहले मैं यहां लगा दे रहा हूं, 2 स्टार लगा दिए। अब दूसरा फॉर्मेट में लाते हैं, वी एवरेज, ठीक है। देखिए इसको RT/m को रिप्लेस करेंगे, कैसे रिप्लेस करेंगे, देखिए आइडियल गैस इक्वेशन से लेकर आते हैं। तो चूंकि पीवी इक्वल टू हम लोग बोल सकते हैं nRT, तो पीवी इक्वल टू n को लिख रहे हैं स्मॉल m बाय कैपिटल M RT, ठीक है। अब देखो RT/m आ गया, पीवी बाय स्मॉल m इक्वल टू RT/m। अब v को इधर लेकर आओ, P बाय मास बाय वॉल्यूम इक्वल टू RT/m। बताओ जी मास बाय वॉल्यूम को क्या लिख सकते हैं,
डेंसिटी, तो बहुत ध्यान देखेंगे तो प्रेशर बाय डेंसिटी इक्वल टू हो जाता है RT/M। इसीलिए इसका एक और फॉर्मेट बनेगा, क्या फॉर्मेट बनेगा, अंडर रूट 8/पाई तो रहेगा ही रहेगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, और RT/M की जगह हम लोग लिख देंगे P/रू। ठीक है, ये भी आपको जरूरत पड़ेगा, दोनों आपको जरूरत पड़ने वाला है, तो कंफ्यूज नहीं होंगे। अच्छा, एक और फॉर्मेट इसका बनाते हैं हम लोग, देखिए अंडर रूट 8/पाई RT/, देखो मोलर मास को हम ये भी लिख सकते हैं मास ऑफ वन मॉलिक्यूल्स इनटू एवोगाड्रो नंबर। कुछ याद आया? मोलर मास क्या होगा, पूरे एक मोल का मास, एक मॉलिक्यूल्स का मास इनटू एवोगाड्रो नंबर। अच्छा, कल देखो R/Na कुछ मिला था, R/Na याद करो, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के समय, कल वाला देखो जरा, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट खोजिए, है ना, के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट खोजिए, तो ये जो R/Na है इसी को लिख सकते हैं बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के, तो भी एवरेज एक और बनकर आ जाएगा अंडर रूट 8/पाई, और ये बन गया KT/M डैश। ये और ये तीनों आपकी एग्जाम में पधार चुका है, आ चुका है, फिर से आएगा, याद रखना है। डायरेक्ट फॉर्मूला भी आया है, डायरेक्ट न्यूमेरिकल भी आता है, जिसमें यही फॉर्मूला आपको लगाना है। ये मैक्सवेल बोल्ट्जमैन क्या है, दूसरा स्टैटिक्स जाएंगे, यही वैल्यू बदल जाता है, 8/पाई की जगह कुछ और आ जाता है। ठीक है, तो तीन तरीके से हम लोग करते हैं, तो हम लोग का जो स्टैटिक्स होता है +2 लेवल में, ये सही नहीं होता है, आप डिग्री में जाएंगे तो ये वैल्यू बदलेगा। ठीक है, तो और ज्यादा प्रिसाइज ना दूसरा स्टैटिक्स है। आइए नेक्स्ट लिखिए, रूट मीन स्क्वायर स्पीड RMS। नेक्स्ट है रूट मीन स्क्वायर स्पीड, स्क्वायर करेंगे, नेक्स्ट रूट मीन स्क्वायर स्पीड, ब्रैकेट लिखिए VRMS, रूट मीन स्क्वायर स्पीड, रूट मीन स्क्वायर स्पीड, रूट मीन स्क्वायर स्पीड। ठीक है, आ जाइए देखिए बोर्ड पे। तो अच्छा, पूरा नाम मैंने क्यों लिखाया, इसके पीछे कारण है, रूट मीन स्क्वायर। ठीक है, इसको ब्रैकेट में लिखते हैं VRMS। ठीक है, इसको जो सॉल्व करते हैं या निकालते हैं इसी नाम से निकालते हैं, उल्टा चलते हैं इसमें, पहले आपको स्क्वायर करना होता है, ये इसका स्टेप 1 होता है। अच्छा, ये याद रखना है, RMS कहीं भी निकाल सकते हैं, करंट के समय भी RMS करंट निकालेंगे, यही प्रोसेस होगा वहां पे। फिर हम लोग उसका मीन निकालते हैं, मीन मतलब एवरेज, ये स्टेप 2 होता है, और सबसे लास्ट में उसको स्क्वायर कर देंगे, ये हमारा स्टेप 3। ठीक है, आइए करते हैं। तो पहले स्क्वायर, जितना मॉलिक्यूल से सबकी वेलोसिटी का स्क्वायर कर दो, V1 स्क्वायर, V2 स्क्वायर, V3 स्क्वायर, सो ऑन Vn स्क्वायर। उसका एवरेज निकालें, तो एवरेज कैसे करोगे, सबको जोड़ोगे और डिवाइड करेंगे किससे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स से। क्या मेरी बात समझ पाए? और लास्ट में क्या करना है, रूट, तो सबको रूट भी कर दीजिए। यही फॉर्मूला होता है VRMS का, अंडर रूट सभी का स्क्वायर प्लस ये। ठीक है ना। अब फिर से एक मॉलिक्यूल तो है नहीं जो इस तरीके से निकाल लोगे, है ना। एक मोल में ही कितना है, 6.023 इंटू 10⁻23 बिलियंस ऑफ बिलियंस ऑफ बिलियंस। तो पॉसिबल ही नहीं है उसको सिंपल अलजेब्रा से सॉल्व करना, तो स्टैटिक्स यूज करते हैं, फिर से मैक्सवेल बोल्ट्जमैन का यूज करते हैं, और बहुत ही आसान। अगर पिछले आपको याद है ना तो फिर से आप याद कर सकते हैं, बस रिप्लेस करना है 8/पाई जो था वैल्यू, उसको 3 से रिप्लेस कर देंगे। जो हमारा एवरेज था, एवरेज में 8/पाई आ रहा था ना जी, हाँ, एवरेज में जो हमारा ये एवरेज में
v एवरेज में 8/π था, वही बन जाएगा 3, किसमें बन जाएगा, RMS में। तो जो 3 फॉर्मूला था फिर से वही 3 हो जाएगा। तो देखिए अब मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, v RMS क्या हो जाएगा, पहला था √8/π RT/m, अब उसकी जगह 3 हो जाएगा, तो 3RT/m। ये m क्या है जी, मोलर मास, वहां लिखा हुआ है, क्लियर ना, इक्वल टू दूसरा जो और हम लोग बनाए थे डेंसिटी के टर्म में, 8/π की जगह 3 रख दो, और ये था p/ρ, तो ये भी हो गया p/ρ। सबसे लास्ट जो बनाए थे k वाले में, तो उसमें भी 8/π, तो 3 kT/1 मास का मॉलिक्यूल्स m डैश kT है। ठीक है ना, आप अपनी भाषा में मेंशन कर लीजिए, 2 महीने बाद जब आप नोट्स निकालेंगे तो आपको समझ नहीं आएगा, ये m और ये m सब एक ही लगेगा आपको, कैपिटल M, उसके नीचे एरो देकर लिखिए मोलर मास या मोलर वेट m डैश मास ऑफ सिंगल मॉलिक्यूल्स। और याद रखने का तरीका पिछला याद रखें, बस उसी को 8/π को रिप्लेस कर देना है 3 से। यहां से एक क्वेश्चन बनता है ग्रेविटेशन का। कैसा ग्रेविटेशन का क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन बनता है कि अर्थ में एटमॉस्फेयर है, मून में क्यों नहीं है। ठीक है, अर्थ में एटमॉस्फेयर है, मून में एटमॉस्फेयर क्यों नहीं है। ठीक है, इसका आंसर है कि अर्थ का जो गैस है, अर्थ पे जो गैस है, ठीक है, अच्छा एक चीज होती है एस्केप वेलोसिटी, नाम सुने ये, इसलिए इसका और ग्रेविटेशन का मिलाकर क्वेश्चन बनता है। एस्केप वेलोसिटी पहले समझ लीजिए क्या होता है। एस्केप वेलोसिटी एक ऐसी वेलोसिटी होता है, जितनी वेलोसिटी अगर किसी पार्टिकल के पास हो तो ग्रेविटेशनल पुल को पार कर सकता है। यानी अर्थ पे आप बैठे हुए हैं, आपको 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड मिल जाए, अर्थ का जो होता है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, यानी कोई आपको 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड से लॉन्च कर दे तो आप वो दोबारा अर्थ पे नहीं आएंगे, क्योंकि आप ना ग्रेविटेशन पुल को पार कर जाएंगे। मेरी बात समझ पा रहे हैं। तो हम जो कोई चीज को थ्रो करते हैं, जैसे ऊपर थ्रो करते हैं फिर से नीचे आ जाता है, अगर वो थ्रो का स्पीड हमारा 11.2 किलोमीटर से ज्यादा हो, जो रॉकेट वगैरह भी यूज होता है, फिर आपका वो स्टोन, वो पत्थर नीचे कभी नहीं आएगा। क्लियर है ना। तो हर प्लानेट का अपना अपना, जब ग्रेविटेशन चैप्टर पढ़ेंगे तो इसके वेलोसिटी का फॉर्मूला भी पढ़ेंगे। तो ये जो अर्थ है, अर्थ के लिए ये है, समझ पा रहे हैं। इसी तरीके से हमारा मून है, मून के लिए 2 पॉइंट समथिंग होता है, यही मून के लिए 2 पॉइंट समथिंग होता है। ठीक है, तो जो हमारा गैस है ना, एटमॉस्फेयर का गैस, उसकी 2 से ज्यादा होता है और 11 से कम होता है इसके वेलोसिटी, मतलब सॉरी आरएमएस वेलोसिटी। जैसे गैस का जो आरएमएस वेलोसिटी मान लो 4 है, कोई गैस मॉलिक्यूल्स है जिसकी आरएमएस वेलोसिटी 4 है, तो बताओ जहां की एस्केप वेलोसिटी 2 है वहां पे वो टिकेगा नहीं, एस्केप से ज्यादा हो गया ना, तो वहां से निकल जाता। इसीलिए गैस रिलीज तो होता है वहां पे भी, आखिर वहां जो है मून, वहां पे भी अलग अलग टाइप का केमिकल रिएक्शन होता है, वहां पे भी गैस रिलीज होता है, पर वो गैस ट्रैप नहीं हो पाता उसके चारों ओर, वो इन्वेलप नहीं बना पाता, गैस रिलीज होकर मतलब निकल जाता है, इनवर्स में स्पेस में चला जाता है। पर अर्थ में अगर कोई गैस रिलीज हुआ तो गैस अर्थ के में इन्वेलप बना देता है। क्यों? क्योंकि अर्थ के ग्रेविटेशन को पार नहीं कर सकता। गैस की VRMS जब भी सॉल्व करेंगे देखेंगे, VRMS का आपका वो आएगा, तो देखेंगे VRMS का वैल्यू आ रहा है 3, 4, 5 किलोमीटर पर सेकेंड, और अर्थ का कितना है 11.2। तो जब किसी गैस मॉलिक्यूल्स का उतना एस्केप वेलोसिटी, मतलब इतना वेलोसिटी ही नहीं हो पाता जो अर्थ को एस्केप कर पाए। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो सीधा हम लोग लिख लेंगे अर्थ हैज एटमॉस्फेयर, अर्थ हैज एटमॉस्फेयर, अर्थ के पास एटमॉस्फेयर है। क्यों? क्योंकि अर्थ का जो एस्केप वेलोसिटी है VRMS से ज्यादा है।
मैं ब्रैकेट में लिख दे रहा हूं 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है। पर जो मून है या बहुत सारा ऐसी एस्ट्रोनॉमिकल बॉडी हो सकता है जिसके पास नहीं हो नो एटमॉस्फेयर। इसका कारण क्या है? क्योंकि जो VRMS है ये ज्यादा हो जाता है किसी भी गैस का एस्केप वेलोसिटी से। मून की एस्केप वेलोसिटी 2.4 है मात्र, तो इतना कम है 2.4 किलोमीटर पर सेकेंड, यानी समझो 2.4 किलोमीटर पर सेकेंड एक गैस इससे ज्यादा स्पीड हो जाता है तो वो स्किप कर जाता है। आइए इसके बाद हमारा RMS, देखो RMS सबसे इंपॉर्टेंट है, जितनी भी वेलोसिटी पढ़ रहे हैं सबसे इंपॉर्टेंट वेलोसिटी RMS ही होता है और सारा कैलकुलेशन RMS से ही होता है, याद रखिएगा। तो जो RMS था ये हमारा RMS था। यहां से कई बार पूछता है कि बताओ RMS किन किन फैक्टर पे डिपेंड करता है ना। तो स्टार देकर ये टॉपिक लिखिए, स्टार देकर ये टॉपिक लिखिए, स्टार देकर एक टॉपिक लिखिए, डिपेंडेंसी ऑफ RMS स्पीड, डिपेंडेंसी ऑफ RMS स्पीड, ठीक है। अब देखिए मैंने ये इसलिए लाया क्योंकि आपको देखकर समझ में आ जाए। पहला लिखिए ऑन टेम्परेचर, पहला लिखिए ऑन टेम्परेचर, ऑन टेम्परेचर। आ जाइए यहां से देखो इस फॉर्मूले को देखो बहुत ध्यान से। VRMS इक्वल टू √3RT/m। किसी भी गैस का m कांस्टेंट होता है, ट्रू या फॉल्स? मोलर मास कांस्टेंट होता है, बस समझ पा रहे हैं। R कांस्टेंट है, 3 कांस्टेंट, तो क्या VRMS डायरेक्टली प्रोपोर्शनल √T होगा, यानी जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा स्पीड बढ़ेगा गैस का। तो पहला डिपेंडेंसी ऑन टेम्परेचर। दूसरा, अगर मान लो टेम्परेचर सेम रखे, दो अलग गैस का कंपेयर करें, तब हम क्या कंपेयर करना पड़ेगा हमें? मोलर मास। तो दूसरा लिखिए ऑन मोलर मास या मोलर वेट, ऑन मोलर मास या मोलर वेट, ठीक है। उसमें लिखिए, इसमें कैसा हो जाएगा? VRMS इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू √m, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा मोलर मास या मोलर वेट, ठीक है ना। इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा ना जी, ठीक है। तीसरा लिखिए ऑन डेंसिटी, तीसरा लिखिए ऑन डेंसिटी, ठीक है। देखिए डेंसिटी नीचे है तो हम लोग क्या लिखेंगे? VRMS इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू √ρ, ठीक है, √ρ, ओके। चौथा देखिए जो था सब ले लिए, T ले लिए, M ले लिए, रो ले लिए, अब बचा P प्रेशर, और इस पे क्वेश्चन आया है। तो चौथा लिखिए ऑन प्रेशर, चौथा लिखिए ऑन प्रेशर, ऑन प्रेशर, ठीक है। अब बहुत ध्यान से देखिए जरा, यहाँ पे बहुत ध्यान से देखिए, यहाँ पे PV इक्वल टू आप लिखते भी जाएंगे nRT, हमें पता है PV इक्वल टू n को बोल सकते हैं मोलर मास RT, ठीक। इस m को इधर लेकर आ जाओ, PV/m इक्वल टू RT/M, इसको इधर लेकर आ जाओ P, और समझ पा रहे हैं, इसको नीचे लेकर आ जाएंगे, क्या बन जाएगा? डेंसिटी अभी किए थे, इक्वल टू RT/m। बहुत ध्यान से देखिए,
ये वही तो है P बाय रो, ऐसे ही तो लाके यहाँ रखे थे, याद आ रहा है? यही RT बाय M को ये लाके रखे थे, क्लियर है ना? पर अगर टेम्परेचर कांस्टेंट हो, इफ टेम्परेचर जो है ये कांस्टेंट, देखो R पहले से कांस्टेंट, टेम्परेचर को तुमने कांस्टेंट कर दिया, मोलर मास ऐसे ही कांस्टेंट होता है, तो P बाय रो जो है प्रेशर बाय डेंसिटी भी क्या रहेगा? कांस्टेंट। ये रेशियो हो जाएगा कांस्टेंट। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? और जब अगर ये रेशियो कांस्टेंट हो गया और T3 तो पहले से कांस्टेंट, तो Vrms भी कांस्टेंट हो जाएगा। यानी किसी गैस का अगर तुम टेम्परेचर कांस्टेंट कर दो तो उसका Vrms क्या रहेगा? कांस्टेंट। फिर प्रेशर को तुम बढ़ाओ घटाओ कुछ नहीं होगा, क्योंकि जैसे प्रेशर बढ़ाओगे डेंसिटी घट जाएगी। हमारे माइंड में क्या कंसेप्ट होता है, किसी चीज का प्रेशर बढ़ाते हैं तो उसकी डेंसिटी क्या हो जाता है? बढ़ जाता है ना? कोई चीज को दबाओगे तो ज्यादा डेंसर हो जाएगा। पर हम उस समय माइंड में ये लेके चलते हैं टेम्परेचर सेम चेंज होगा। बात समझ पा रहे हैं? अगर टेम्परेचर नहीं चेंज होगा, कांस्टेंट रहेगा, तो ये नहीं चेंज होगा, वो रेशियो सेम रह जाएगा। क्लियर है? तो उसके नीचे ये लिख लीजिए डिपेंडेंसी ऑन ये, तो देयरफॉर Vrms remain constant, that is no depend on pressure, प्रेशर पे डिपेंड नहीं करेगा, प्रेशर पे डिपेंड नहीं करेगा। तक शायद 4 या 5 हुआ है। नेक्स्ट लिख लीजिए मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, ठीक है? मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, MP शॉर्ट में मैं लिख रहा हूं VMP, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। अब ये कैसा स्पीड है, ध्यान समझिए। हम जानते हैं जो भी गैस मॉलिक्यूल्स है, मान लो एक कंटेनर के अंदर है, आपने 10 ग्राम रखा, इसमें तो 10 ग्राम में पता नहीं कितना मोल्स आ जाएगा। मेरी बात समझ पा रहे हैं? और एक भी मोल आया तो 10⁻23 इतना मॉलिक्यूल्स है। बिलियन होता है 10⁶, समझ पा रहे हैं? मिलियन, ये कितना मिलियन ऑफ मिलियन ऑफ मिलियन हो गया 10⁻23। और हर मॉलिक्यूल्स का स्पीड सेम है या अलग है जी? अलग है। समझ पा रहे हैं ना? तो ओवरऑल हम लोग क्या बोलते हैं, वेरी कर सकता है 0 से लेकर इनफाइनाइट तक, मतलब कोई भी मॉलिक्यूल्स का कुछ भी स्पीड हो सकता है। तो हम लोग अब इसमें से एक अंदाज लगाना चाहते हैं कि इसमें से ज्यादा चांस किस स्पीड का है। मैक्सिमम नहीं मैं बोल रहा हूं, ज्यादा चांस, मोस्ट प्रोबेबिलिटी, मोस्ट प्रोबेबल, मतलब समझ पा रहे, एक प्रोबेबिलिटी की बात हो रही, चांस की बात हो रही। क्लियर है? जैसे मेरी बात ध्यान समझो, एक एग्जांपल देते हैं। अभी अपने क्लासरूम में इतने बच्चे हैं, अब इस हर क्लासरूम में जितने बच्चे हैं सबका एज सेम है या अलग है? अलग है, कुछ ना कुछ तो अलग होगा। मानो किसी का साल में अंतर होगा, किसी का मंथ में अंतर होगा, है ना? एक रेंज है कि चलो इतना मालूम है कि आप 12 करके आए हैं, यानी आपकी एज 60 तो प्लस होगा ही। और इतना भी मालूम है कि अभी आप जस्ट 12 किए हैं तो आपकी एज 18 से ज्यादा नहीं हो, 18-19 से ज्यादा नहीं होगा, 1 साल 2 साल का गैप होगा, बहुत होगा। अब जितने बच्चे हैं सब इसी में एज में है, लेकिन हर इंडिविजुअल का एज अलग है। अब मुझे खोजना होगा मोस्ट प्रोबेबल एज क्या है, मतलब आप में से मैक्सिमम बच्चों का एज किसके आसपास होगा। तो मैं कोई एक वैल्यू निकालना चाहूंगा, तो मैं अंदाज लगाऊंगा। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? मैं एक अंदाज लगाऊंगा कि भाई ज्यादातर बच्चे, मुझे ऐसा लगता है कि 70.5 ईयर्स के होंगे, मुझे ऐसा लगता है, मैं एक अंदाज लगाऊंगा। ये सबसे ज्यादा एज का भी नहीं है, इससे ज्यादा एज का भी बच्चा हो सकता है, इससे कम एज का भी बच्चा है, पर ज्यादा बच्चा है। अच्छा, ये एवरेज भी नहीं है, ये एवरेज भी नहीं है, ये कुछ ऐसा है जैसे मान लीजिए इस क्लासरूम में 10 बच्चे हैं, 10 बच्चे हैं, 10 में से मान लो ये 4 बच्चे का एज है 17.5। अब मान लो एक बच्चे का है 16, एक बच्चे का है 16.5, एक बच्चे का है 18, एक बच्चे का है 18.5, एक बच्चे का है 19, एक बच्चे का और मान लो कुछ और ले लो 19.5, ऐसा।
तो ये 10 बच्चे में ज्यादा बच्चों का एज क्या है? 17.5। तो इस ग्रुप का मोस्ट प्रोबेबल एज क्या माना जाएगा? 17.5। पर ये ना ही सभी एज का एवरेज है, ना ये मैक्सिमम एज है, ना ही ये मिनिमम एज है। ये बस एक प्रोबेबिलिटी निकाला गया, एक चांस निकाला गया कि आंख बंद करके मैं उंगली करूं किसी बच्चे की तरफ तो मेरा एज सही निकले। ये तभी उपाय है जब सबसे ज्यादा नंबर ऑफ बच्चे जिस एज का उसको पिकअप कीजिए। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? सेम इसी तरीके से हर मॉलिक्यूल्स का स्पीड अलग है। अब मैं कैलकुलेशन करने के लिए आंख बंद करके कोई एक मॉलिक्यूल्स को निकाला, अब इसकी कैलकुलेशन सही हो तभी ना जब हमारा स्पीड सही होगा। तो हम ऐसी स्पीड एक लेना चाहते हैं जो मैक्सिमम मॉलिक्यूल्स उस स्पीड पे चल रहा हो। क्लियर है ना? उसको क्या बोलते हैं? मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। ये मैक्सिमम स्पीड नहीं है, ये एवरेज स्पीड नहीं है, ये पार्टिकुलर एक स्पीड है जिसमें ज्यादातर मॉलिक्यूल्स रहता है। लिखिए, इट इज द स्पीड with which maximum number of molecules are moving. Maximum number of molecules are moving. ठीक है ना? क्या मोस्ट प्रोबेबल स्पीड समझ पाए? चलिए, अब इसका फॉर्मूला बहुत ही आसान फॉर्मूला है, इतना आसान कि अभी कभी याद हो जाएगा। हम लोग समझे थे 8/π ये कुछ होता था, किसमें होता था जी? कौन सी स्पीड में? बी एवरेज में। कुछ याद आया? इसको रिप्लेस कर दिए थे किससे? 3 से, तो क्या बन गया था? बी RMS। अब इसको रिप्लेस कर दो 2 से, तो ये बन जाएगा बी मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। यानी 8/π जो था या 3 जो था उसको रिप्लेस कर दीजिए 2 से। ठीक है, तो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड हो जाएगा अंडर रूट, यहाँ 3RT था 2RT/m हो जाएगा। कैपिटल M है मोलर मास, भूलना मना है। ये था 3p/2, ये हो जाएगा 2p/2। ये अंडर रूट, ये था 3kT, तो अब हो जाएगा 2kT/m डैश। आप फिर से मेंशन कर लेंगे, m डैश मतलब सिंगल मॉलिक्यूल्स का मास, कैपिटल M मतलब मोलर वेट या मोलर मास। और ये याद रखेंगे, ये बहुत ही काम की चीजें हैं। अगर ये याद है फिर तो आपको ठीक है। एक बार RT/m एक फॉर्मेट है, एक p/2 फॉर्मेट है, KT/m डैश फॉर्मेट है, ये 3 फॉर्मेट स्टैंडर्ड है। कोफिशिएंट आपको याद रखना है। 8/π लगेगा एवरेज में, 3 लगता है RMS में और 2 लगता है इसमें। तो एक बार रेशियो पूछा गया, लिख लीजिए, फाइंड द रेशियो ऑफ VRMS, V एवरेज वर्सेस V मोस्ट प्रोबेबल। जेई ने पूछा था, इसका रेशियो बताओ, इसका रेशियो बताओ। ठीक है, आइए देखिए। चलिए देखो, सभी कैंसिल होगा। RMS का सिर्फ कोफिशिएंट ही तो अलग रहेगा। तो RMS का कोफिशिएंट क्या है? √3 है ना। एवरेज का कोफिशिएंट क्या है? √8/π और इसका कोफिशिएंट है √2। क्लियर है ना? बस यही है, पर ये ऑप्शन नहीं था, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो √3 का वैल्यू होता है 1.73, इसका आता है 1.61, और √3 का आता है 1.41। ठीक है जी। ये रेशियो निकालने से फायदा क्या? ये रेशियो निकालने से फायदा ये है कि आपको पता चलेगा कि सबसे ज्यादा स्पीड कौन होता है, सबसे कम स्पीड कौन होता है। जल्दी से बताइए,
सबसे ज्यादा स्पीड कौन है? आरएमएस। और सबसे कम मोस्ट प्रोबेबल। समझ पा रहे हैं? ये बात भी मेंशन कर लीजिए। वी आरएमएस जो होता है सबसे ज्यादा होता है, उसका होता है वी एवरेज, और सबसे लास्ट होता है वी मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। ठीक है ना? ये 3 स्पीड हमें पढ़ना था। हेडिंग बनाइए, हेडिंग बनाइए। जैसे ये वेलोसिटी की है, सेम इसी तरीके से प्रेशर का अलग अलग एक्सप्रेशन है। ठीक है, तो लिखिए एक्सप्रेशन ऑफ प्रेशर, एक्सप्रेशन ऑफ प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैस, एक्सप्रेशन ऑफ प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैस। आइडियल गैस में प्रेशर का एक्सप्रेशन। ठीक, याद कीजिए 11th में बड़ा सा, 11th में आपके एनसीईआरटी में या कोई भी टेक्स्ट बुक में जो सिलेबस है उसमें पहली चीज यही है, इसी का डेरिवेशन है। बड़ा सा एक डेरिवेशन होता है। मैं डायरेक्ट फॉर्मूला आपको लिखा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन ना इसके बीच बीच से आता है, जैसे चेंज इन मोमेंटम्स आता है, कोलिजन फ्रीक्वेंसीज आता है। तो ये डेरिवेशन आपको याद नहीं करना है, एक बार तरीका समझ लीजिए। इसके बीच बीच से क्वेश्चन निकल कर आता है, तो आपको पूरा डेरिवेशन समझना जरूरी है। हाँ, आपको बोर्ड एग्जाम की तरह, स्कूल एग्जाम की तरह डिराइव नहीं करना है, पर आपको जो जो फॉर्मूले का जरूरत होगा मैं वहां टिक मरा दूंगा, पर आपको ना डेरिवेशन आना चाहिए, ताकि कभी भी क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं समझ में आए तो शुरू के स्टेप से आप जा सकते हैं। क्लियर है ना? ठीक, देखिए अब ये डेरिवेशन जो है ना, ये डेरिवेशन पूरा चलता है केटीजी के एजम्पशन पे। तो पहला केटीजी का जो एजम्पशन है कि गैस जो है कलेक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ टीनी पार्टिकल। ठीक है, तो हम लोग मान लिए एक ना क्यूब है, ये एक क्यूब है, ये लेंथ भी हमने एल माना है, ये लेंथ भी एल ही होगा क्योंकि ये क्यूब है, और ये भी एल ही है। ठीक है, अब एन नंबर ऑफ पार्टिकल है, तो एन नंबर ऑफ, चलिए शुरुआत कीजिए जंक्शन। क्या बोला गया? एन नंबर ऑफ पार्टिकल, तो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल हम मान ले रहे हैं कैपिटल एन, तो एन मान ले रहे हैं टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। पार्टिकल का मतलब मॉलिक्यूल्स। ठीक है, अच्छा, किसी भी मॉलिक्यूल्स का आप किसी भी समय देखोगे तो एक रैंडम डायरेक्शन में कुछ वेलोसिटी मिलेगा। ठीक है, तो v जो है ये है वेलोसिटी, पर हम लोग वेलोसिटी का चाहेंगे सभी डायरेक्शन में वैल्यू निकालना। ये v जो है इसको बोल सकते हैं vx i कैप प्लस vy j कैप प्लस vz k कैप, मतलब वेलोसिटी का x डायरेक्शन का वैल्यू, y डायरेक्शन का, z डायरेक्शन का। अगर कभी इसकी मैग्नीट्यूड निकालना हो तो हम लोग मैग्नीट्यूड ऐसा निकालते हैं, अंदर रूट इसका स्क्वायर हो जाएगा vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर प्लस vz स्क्वायर। हम एक काम और कर सकते हैं, इसकी अगर स्क्वायर ले लिया जाए, ये मैग्नीट्यूड है। अच्छा, मैग्नीट्यूड है, देखो मोड लगा दिए, तो या तो ऐसे भी लिख सकते हो या सिंपली हम ऐसा लिख सकते हैं v स्क्वायर। इसकी वैल्यू हो जाएगा, इसको भी स्क्वायर करोगे तो ये भी आ जाएगा vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर प्लस vz स्क्वायर। ये क्यों लिए अभी आपको समझ में आएगा, फिलहाल के लिए मैं इसको इक्वेशन 1 या इक्वेशन ए मान रहा हूं। ठीक है, मुझे निकालना क्या है, अप्रोच समझो पहले। मुझे निकालना है प्रेशर, बहुत ध्यान समझिए। एजम्पशन में मैं समझाया था प्रेशर कहां से दिखता है, निकलता है, वहां कैलकुलेशन लिखाए थे। प्रेशर निकलता है P इक्वल टू एफ बाय ए से, और एफ कहां से निकलता है, तो ऑल मॉलिक्यूल्स फॉलो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, है ना। तो P कहां से निकलता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ
मोमेंटम। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो हमें मोमेंटम निकालना है, चेंज इन मोमेंटम, टाइम, वहां से प्रेशर, प्रेशर से फोर्स, सॉरी मतलब मोमेंटम ये एफ है, फोर्स, फोर्स से प्रेशर। क्लियर है ना? यही अप्रोच होगा हमारा। आइए हम किसी एक डायरेक्शन में करेंगे। पहली बात समझो, मॉलिक्यूल जब चलेगा तो हर डायरेक्शन उसकी वेलोसिटी सेम होगा, क्योंकि किसी भी डायरेक्शन में एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है। तो Vx, Vy और Vz तीनों सेम होगा। बहुत ध्यान समझिए, Vx, Vy और Vz तीनों का तीनों सेम होगा। किसी भी डायरेक्शन में आप जाएंगे तो स्पीड हमको सेम ही मिलने वाला है। तो इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं वी स्क्वायर इक्वल टू, तीनों के सेम लिख लो, तो वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई को भी बोल सकते हैं वी एक्स स्क्वायर, इसको भी बोल सकते हैं वी एक्स स्क्वायर, यानी वी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 3 टाइम्स वी एक्स स्क्वायर। ठीक है, अच्छा यहां तक लिखिए, जरा यहां तक लिखिए, बहुत ध्यान समझे। ये सब आप लिख लिए हैं, जब मुझे जरूरत पड़ेगा तब बता देना। मुझे अभी जो समझाना है वो मैं पहले समझा रहा हूं, ठीक है? आ जाइए ध्यान से। अब मैं ना तीनों डायरेक्शन सेम है तो मैं एक्स डायरेक्शन में निकाल ले रहा हूं पहले, बाद में सभी डायरेक्शन देखूंगा। तो एक्स डायरेक्शन का वेलोसिटी वी एक्स हो गया। ये मॉलिक्यूल से ऐसा गया होगा, यहां दीवार से टकराया होगा, टकरा कर क्या होगा, वापस आया होगा। तो यहां से एक कोलिजन जो होगा, मतलब यहां कोलिजन होगा, दोबारा कब कोलिजन होगा, एक बार टकरा के गया, यहां गया और फिर से वापस आया। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो किसी एक दीवार से एक कोलिजन हुआ, उसका दोबारा कोलिजन होने से पहले मॉलिक्यूल्स को कितना चलना पड़ेगा, 2L। ध्यान समझो, कहीं पे देखो, जैसे ये दीवार यहां टकराया, इसके बाद गया, फिर वापस आया, गया L है ना, और वापस भी आया L, तो 2L आने के बाद ना इस दीवार के पास फिर से पहुंचेगा। और अगर ये दीवार के बारे में सोचो तो वो भी ठीक है, देखो टकराया, अभी L इधर गया, फिर से वापस आएगा। समझ पा रहे हैं? तो किसी भी दीवार में जो टकराएगा, हर कोलिजन से पहले इस मॉलिक्यूल्स को कितना चलना पड़ेगा, 2L। क्लियर है ना? तो वहां से टाइम निकाल लेंगे, वेलोसिटी मालूम है, डिस्टेंस मालूम है। चलिए एक एक बातें करेंगे, बहुत ध्यान से पहले समझिए। किसी भी दीवार में टकराया तो कोलिजन से पहले मोमेंटम ऑफ मॉलिक्यूल्स, वन मॉलिक्यूल्स, एक मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं, वन मॉलिक्यूल्स, मोमेंटम ऑफ वन मॉलिक्यूल्स बिफोर कोलिजन। देखो बिफोर कोलिजन क्या होगा, मास एक का m डैश दे दो, एक मॉलिक्यूल्स का, अब वेलोसिटी क्या, vx, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं ना? अच्छा, मोमेंटम ऑफ वन मॉलिक्यूल्स आफ्टर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन क्या हो जाएगा जी, हम लोग क्या पढ़े थे, कोलिजन कैसा होता है, इलास्टिक, कुछ याद आया? कोलिजन कैसा है, इलास्टिक। इलास्टिक कोलिजन है, मतलब वेलोसिटी नहीं चेंज होगा, सेम वही वेलोसिटी से वापस आ जाएगा। तो सिर्फ वेलोसिटी बदलेगा, यानी साइन बदल जाएगा। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? अगर ऐसा गया तो वापस इधर से ही आ रहा है, तो ये माइनस वी एक्स लेंगे, ठीक है? तो चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम ऑफ मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स का चेंज इन मोमेंटम, फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल है माइनस एम डैश वी एक्स, माइनस इनिशियल है एम डैश वी एक्स, यानी कि हो जाएगा माइनस 2 टाइम्स एम डैश वी एक्स। ये चेंज इन मोमेंटम ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब ये जो मॉलिक्यूल जितना चेंज हुआ है मोमेंटम में, ये चेंज किसके कारण हुआ है, दीवार में टकराने के कारण। तो जितना इसका चेंज हुआ होगा मोमेंटम में, उतना ही चेंज किसका हुआ होगा, दीवार का। समझ पा रहे हैं?
तो हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर चेंज इन मोमेंटम ऑफ वॉल, दीवार का, इसी का अपोजिट होगा, तो इक्वल एंड अपोजिट यानी 2m डैश vx, जितना इसने उस पे करेगा उतना ही वो भी इस पे करेगा। क्लियर है? अच्छा, मुझे ना डायग्राम बाद में मिटाने में आसानी होगा, एक लाइन और यहाँ पे कर लेते हैं, बहुत ध्यान समझिए। टाइम कितना लगेगा बिटवीन टू कोलिजन, ठीक है? देखो जरा, टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, बहुत ध्यान देखो, टाइम इक्वल टू क्या लिखेंगे, डिस्टेंस बाय स्पीड लो। क्लियर है? तो टी, बताओ दो कोलिजन के बीच कितना डिस्टेंस जाना पड़ता है, 2l, l इधर l इधर, बात समझ पा रहे हैं? तो डिस्टेंस 2l और स्पीड हम लोग मान लें कोई डायरेक्शन vx नहीं, ठीक है ना? ये टाइम हो गया। यहां से कई बार कोलिजन का फ्रीक्वेंसी पूछता है, अब सब कुछ बिना डायग्राम का भी हो जाएगा। चलिए यहां तक करिए, अब डायग्राम वगैरह मिटाएंगे। चलिए नेक्स्ट लिखिए, कोलिजन फ्रीक्वेंसी। कोलिजन फ्रीक्वेंसी देखिए, इट इज ए नंबर ऑफ कोलिजन पर यूनिट टाइम, इज ए नंबर ऑफ कोलिजन पर यूनिट टाइम, ठीक है? तो कोलिजन फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, कोलिजन फ्रीक्वेंसी, देखिए कोई फ्रीक्वेंसी वही होता है 1/t, ये जो कोलिजन फ्रीक्वेंसी है 1/t, यानी ये हो जाएगा vx/2l, यही हो गया कोलिजन फ्रीक्वेंसी। ये भी आया है एग्जाम में, ठीक है? यही बोल रहा हूं, बीच बीच से क्वेश्चन आता है, पूछता है, ठीक है? अच्छा, अब हमें निकालना है फोर्स, तो हम लोग ऐसा निकाले, टोटल चेंज इन फोर्स एक्टिंग ऑन वॉल, ठीक है? तो F इक्वल टू होगा dp/dt। अच्छा, ये ड्यू टू वन मॉलिक्यूल्स है, ड्यू टू वन मॉलिक्यूल्स, अभी तक सिर्फ बातें चले वन मॉलिक्यूल्स के कारण, तो F इक्वल टू dp चेंज इन मॉलिक्यूल्स ऑफ वॉल कितना है, 2m डैश vx, 2m डैश vx, और dt टाइम, टाइम कितना मिला, इतना 2l/vx, ये vx ऊपर चला जाएगा और इसे 2 से 2 कैंसिल हो गया, है ना? ये हो गया m डैश v²x/l, तो ये आपका मिल गया फोर्स, है ना, वन मॉलिक्यूल्स के कारण। तो सभी मॉलिक्यूल्स के कारण ध्यान से देखिए कैसे निकालेंगे, ये तो एक मॉलिक्यूल्स के कारण मिल गया, आ जाइए। तो इसके बाद टोटल फोर्स ये हो जाएगा, देखो m डैश बाय l, ये तो सबका सेम है, ये vx लिए एक मॉलिक्यूल्स का, जितना मॉलिक्यूल्स है सबकी वेलोसिटी ले लो, तो vx1 का स्क्वायर प्लस vx2 का स्क्वायर प्लस vx3 का स्क्वायर, सो ऑन vn vxn का स्क्वायर, ठीक है? ये आप समझ पा रहे हैं, टोटल फोर्स ड्यू टू ऑल मॉलिक्यूल्स, जितना मॉलिक्यूल्स होगा, ये सिर्फ x एक डायरेक्शन का भी निकाले हो, ठीक है ना? यहां तक देखो, ये स्टेप समझ पाए? लो एक सेकंड रुक जाओ, फिर लिख लेना, बोर्ड खाली है, यहां तक समझे ना? ये जो लाए थे ये तो एक मॉलिक्यूल्स का था ना, मुझे अगर सारा मॉलिक्यूल सही था तो टोटल फोर्स निकालेंगे, तो वन मॉलिक्यूल्स का, टोटल में मतलब टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स लेना पड़ेगा, ठीक है? तो एक मॉलिक्यूल्स का लो, सभी का जोड़ोगे इतना, प्लस फिर दूसरे का, फिर तीसरे का, फिर चौथे का, तो सब में ये तो कॉमन रहेगा, मास और एल सब आइडेंटिकल मॉलिक्यूल्स है, अंतर क्या है सभी का, वेलोसिटी है ना, तो सबका वेलोसिटी हो गया, ठीक है? अब ऊपर नीचे हम n से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, हम ऊपर नीचे n से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं,
क्यों ऐसा कर रहे हैं अभी समझ में आएगा। अब मैं ऊपर नीचे n से मल्टीप्लाई कर दिया तो देखिए क्या बन गया, टोटल फोर्स m डैश n बाय l डिवाइडेड Vx1 स्क्वायर प्लस Vx2 स्क्वायर सो ऑन Vxn स्क्वायर बाय n। अब देखो ये निकाले, सबसे शुरू में यही निकाले हैं, सबसे शुरू में यही निकाले हैं, दिख रहा है। ये जो फोर्स है ये मिल गया m डैश n बाय l, और ये पूरा का पूरा था RMS, यही है ना RMS, मतलब RMS बोल दो, इसका रूट देखो VRMS कहां पर मैं लिखूं, चलो नीचे में लिख देता हूं। सिंस VRMS अगर मुझे देखो RMS कैसे निकालोगे, अंडर रूट Vx1 का स्क्वायर Vx2 का स्क्वायर सो ऑन Vxn का स्क्वायर बाय n, यही करोगे ना जी। अब फिर दोनों साइड अगर स्क्वायर कर दे VRMS सिर्फ x डायरेक्शन का तो फिर ये रूट खत्म हो जाएगा, देखो यही आ जाएगा Vx1 का स्क्वायर Vx2 का स्क्वायर सो ऑन Vxn का स्क्वायर बाय n। इसीलिए ये जो ब्रैकेट में है इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, VRMS। तो देखिए VRMS आ गया, इसीलिए फोर्स का वैल्यू आ जाएगा, देयरफॉर फोर्स इक्वल टू, इस पूरे की जगह VRMS का स्क्वायर दे सकते हैं, तो आपको बच गया m डैश n बाय l इंटू VRMS x, सिर्फ x डायरेक्शन का स्क्वायर, ये फोर्स है। तो प्रेशर देखो, प्रेशर P इक्वल टू F बाय एरिया होता है, और देखो एरिया क्या हो जाएगा, यहाँ एरिया हो जाएगा L स्क्वायर, किसी सभी साइड L है ना, तो दीवार का एरिया क्या हो जाएगा L स्क्वायर, तो इसीलिए प्रेशर हो जाएगा, फोर्स का वैल्यू ये रख दीजिए m डैश n इंटू VRMS का स्क्वायर, ये x डायरेक्शन की सिर्फ बातें हो रही है, डिवाइडेड L इंटू एरिया दोगे L स्क्वायर, तो प्रेशर हो गया m डैश n VRMS x डायरेक्शन का स्क्वायर बाय L क्यूब। ये जो प्रेशर मिला, ये प्रेशर सिर्फ और सिर्फ x डायरेक्शन के कारण मिला, अभी तक सिर्फ हम x डायरेक्शन को कंसीडर कर रहे थे, तो मैं इसको लिख दे रहा हूं Px। क्यों Px लिख दिया, लिख दे रहा हूं, दिस इज प्रेशर ड्यू टू ओनली x डायरेक्शन, सिर्फ x डायरेक्शन की वेलोसिटी का या x डायरेक्शन का इतना प्रेशर मिला। तो इसी तरीके से y z डायरेक्शन का भी निकाल सकते हैं। यहां ध्यान देखिए, तो सिमिलरली प्रेशर इन y डायरेक्शन यही हो जाएगा m डैश n, सिर्फ जो है VRMS ये y डायरेक्शन का ले लेंगे, डिवाइडेड L क्यूब, और PZ यानी Z डायरेक्शन के में प्रेशर फिर से वही हो जाएगा m डैश n VRMS का स्क्वायर इन Z डायरेक्शन बाय L क्यूब। इस तरीके से x डायरेक्शन, y डायरेक्शन, Z डायरेक्शन। अब याद करिए, आपको फ्लूइड में पढ़ाया था पास्कल लॉ। पास्कल लॉ क्या बोलता है, प्रेशर सभी डायरेक्शन में सेम होता है और टोटल प्रेशर के बराबर होता है, जितना प्रेशर लगाओगे उतना प्रेशर हर डायरेक्शन में इक्वली ट्रांसमिट होगा। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो ये भी P के बराबर है, ये भी P के बराबर है, ये भी P के बराबर है, ठीक है। तो अगर मुझे ऐसा लिख सकते हैं 3P इक्वल टू PX प्लस PY प्लस PZ, तीनों P के बराबर ही है,
ठीक, ये हो जाएगा 3p इक्वल टू पी एक्स पी वाई पी जेड में देखो m डैश n बाय एल क्यूब कॉमन है, तो बचेगा वी आर एम एस एक्स का स्क्वायर प्लस वी आर एम एस वाई का स्क्वायर प्लस वी आर एम एस जेड का स्क्वायर। ठीक है जी, यहां तक लिखिए जल्दी। ओके, ये जो ब्रैकेट वाला टर्म इसको बहुत ध्यान से देखिए, ये क्या बोल रहा है, वी आर एम एस एक्स, वी आर एम एस वाई, वी आर एम एस जेड, मतलब वी आर एम एस का एक्स कंपोनेंट, वी आर एम एस का वाई कंपोनेंट, वी आर एम एस का जेड कंपोनेंट, तीनों को स्क्वायर करके जोड़ रहे हैं तो क्या बनेगा, पूरा वेलोसिटी। क्लियर है ना, शुरुआत में ही लिखे हैं ये सारी बातें। देखो शुरुआत में हम लोग लिखे हैं, आपको कहीं दिक्कत हो रहा है, जैसे कोई भी वेलोसिटी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, अगर इसकी मैग्नीट्यूड निकालना है तो ध्यान से देखो मैं जो समझा रहा हूं, किसी वेलोसिटी को लिख सकते हैं ना अंडर रूट वी एक्स का स्क्वायर वी वाई का स्क्वायर प्लस वी जेड का स्क्वायर, तो तब स्क्वायर करोगे तो वी स्क्वायर यही ना हो जाएगा, वी एक्स स्क्वायर वी वाई स्क्वायर वी जेड स्क्वायर। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं, यही तो है, आरएमएस है तो सब आरएमएस है, यानी ये पूरा टर्म वी आरएमएस का स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है ना, तो कंफ्यूज नहीं होना है, तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं सिंस वी एक्स आर एम एस का स्क्वायर प्लस वी वाई आर एम एस का स्क्वायर प्लस वी जेड आर एम एस का स्क्वायर शुड बी इक्वल टू वी आर एम एस का स्क्वायर। ठीक है, देयरफॉर 3p जो है 3p इक्वल टू m डैश n बाय एल क्यू, और ये पूरा हो जाएगा वी आर एम एस का स्क्वायर। ठीक है, अच्छा एल क्यू क्या है, एल क्यू वॉल्यूम है, क्यू का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, एल क्यू सब साइड है, तो सिंस वॉल्यूम इक्वल टू एल क्यू। ठीक है, तो 3p इक्वल टू m डैश n बाय v वॉल्यूम है, कंफ्यूज नहीं होना, और ये वी आर एम एस ये है वेलोसिटी का स्क्वायर। इसको p को लाने के लिए 3 को इधर भेज दीजिए, m डैश n बाय 3v इंटू वी आर एम एस का स्क्वायर। ठीक है, ये मिल गया हमारा प्रेशर के लिए फॉर्मूला, ये है पहला फॉर्मूला इंपॉर्टेंट। अब इसका अलग अलग फॉर्मेट बनाएंगे, याद ये रखना ये v है वॉल्यूम और ये है आरएमएस वेलोसिटी। ठीक है ना, देखो मेन फॉर्मूला वही है और उसका अलग अलग फॉर्मेट है। क्या अलग अलग फॉर्मेट है देख लीजिए, पहला फॉर्मेट निकाल रहे हैं, उससे पहला फॉर्मेट देखिए, m डैश n को क्या लिख सकते हैं, n है टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और एक मॉलिक्यूल्स का मास, ये क्या बन जाएगा टोटल मास, क्या बन जाएगा, अरे टोटल मास वही होगा ना, तो उसको हम लोग ये लिख सकते हैं, तो P इक्वल टू हो जाएगा टोटल मास बाय 3v इंटू वी आर एम एस का स्क्वायर। एक देखो ये हो गया फॉर्मेट, एक फॉर्मेट ये हो गया, ठीक है, एक फॉर्मेट देखिए मास बाय वॉल्यूम को डेंसिटी भी तो लिख सकते हैं, समझ पा रहे हैं मेरी बातें, तो दूसरा फॉर्मेट देखो, सिंस मास बाय वॉल्यूम हो जाएगा डेंसिटी, तो दूसरा प्रेशर का हो जाएगा ये P बाई 2 डेंसिटी बाय 3 वी आर एम एस का स्क्वायर। ये देखो दूसरा फॉर्मेट हो गया, ठीक है ना जी। तीसरा फॉर्मेट और है एक, देखिए तीसरा फॉर्मेट, तीसरा फॉर्मेट कैसे करते हैं, यहीं से करते हैं, P इक्वल टू है हाफ mv स्क्वायर, ठीक है ना, तो 1/3v
तो एम वी आर एम एस का स्क्वायर, देखो यही है ये। और उसका तीसरा फॉर्मेट देखिए, तीसरा फॉर्मेट कैसे करते हैं, एनर्जी के फॉर्म में लाते हैं, तो ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक। तो ये P हो जाएगा 3/2V, नहीं देखो ऊपर कहां से 3 आ जाएगा, ऐसा 2/3V, ठीक है, इंटू 1/2 MVRMS का स्क्वायर। समझ पा रहे हैं, ये 2 यहां आ गए और हाफ MV स्क्वायर। बताओ ये हाफ MV स्क्वायर क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी। इसको बोलेंगे यहां पर ट्रांसलेशनल, सीधा चल रहा है तो नाम रहेगा ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। इसका नाम अभी ई लिख रहे हैं, सिंबल अच्छा आसान बनाने के लिए। तो तीसरा फॉर्मेट प्रेशर का बन जाएगा 2E, ये पूरा E हो गया, तो 2E/3V, ये भी एक फॉर्मेट है प्रेशर का। तो देखिए प्रेशर का टोटल 4 फॉर्मेट याद रखना है। मेन फॉर्मेट ये है, 1 2 3 फॉर्मेट ये है। ओके, अगली क्लास इसके आगे यहीं से करेंगे ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी से।